हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। लास्ट हमने 3 लेक्चर अपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आर्टिकल वाला सेशन शुरू होता है आज वाले लेक्चर से, यानी आपका जो 5th लेक्चर है उसमें हम आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं। पहले आर्टिकल्स 1 से 4 तक आज वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 to 4 आज वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, राइट। इसके बाद धीरे धीरे करके हम अपने सारे आर्टिकल्स जो आपके इंडियन पॉलिटी में दिए गए हैं वो सारे आराम से कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 1 to 4 जो भाग 1 में दिए गए हैं, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में दिए गए हैं। तो वेलकम टू सुपर एकेडमी। अपना सेशन हम क्लियर। तो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं इसके क्षेत्र। वर्तमान में जो हम संघ और क्षेत्र देखते हैं उनके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये जो है आज वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने नोट्स से इजी लैंग्वेज में अपने जो मैं हैंडराइटिंग नोट्स बनाती हूँ उससे आपको इजी लैंग्वेज में आर्टिकल समझा देती हूँ। उसके बाद हम लोग पीडीएफ से इसको कवर करेंगे, राइट। तो पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1। पहले आपको ध्यान रखना है कि आज शुरू किया है हमने भाग 1 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन दिया गया है। भाग में कितने आर्टिकल हैं? पार्ट 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें किस चीज़ का वर्णन है? संघ और इसके क्षेत्र। संघ एवं इसके क्षेत्र। क्लियर? संघ एवं इसके क्षेत्र। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको भाग दिया जाएगा और पूछा जाएगा भाग 1 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आपको आर्टिकल्स भी दिए जा सकते हैं और पूछा जाएगा कि आर्टिकल्स में पहले 1 से 4 तक आर्टिकल्स में किसका प्रावधान किया गया है, राइट। तो आपको इस तरीके से भी जब आप इंडियन पॉलिटी के नोट्स बनाएंगे तो पहला जो पार्ट रखना है आपको वो ऐसे रखना है, जिसमें आप एक तरफ अपने आर्टिकल्स लिख सकें और उसमें दूसरी तरफ आप मैच द फॉलोइंग के हिसाब से ही उसमें जो दिया गया है, यानी कि एक से आर्टिकल किस चीज़ का वर्णन करता है उसका विषय आप लिख सकें। क्लियर है इतना? तो आर्टिकल 1 से 4 तक आपका भाग हमारा क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि आर्टिकल्स 1 क्या कहता है, यानी हमारा अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत shall be the union of state। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको अंग्रेजी जो है, ये इंग्लिश है, इसका वर्ड ध्यान रखना है, वो क्या है? यूनियन। ठीक है, संघ हम फेडरल को भी बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया क्या है? राज्यों का यूनियन है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो आप हिंदी में भी ऐसे ही देवनागरी करके लिखेंगे राज्यों का यूनियन। ठीक है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। आपको ध्यान रखना है क्या? यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसका अर्थ समझते हैं कि यूनियन क्यों कहा गया। संघ का मतलब फेडरल भी होता है, संघ का मतलब यूनियन भी होता है। तो यूनियन का अर्थ समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में प्रस्तावित यूनियन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यूनियन का अर्थ क्या होता है? यूनियन के 2 अर्थ होते हैं। पहला,
भारत संघ, जो हमारा संपूर्ण भारत संघ है, वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है। अब समझिए कैसे। भारत संघ का जो निर्माण किया गया है, हमारे भारत में 28 राज्य हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम 29 राज्य थे। तो यहाँ पर यूनियन में बताया गया है कि ये जो 29 राज्य हैं, इनसे मिलकर भारत संघ बना है, लेकिन कोई राज्य के बीच समझौता नहीं हुआ जिसके आधार पर भारत संघ का निर्माण किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है हमारे संविधान में कि हमारा जो संविधान भारत है वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। ये एक अर्थ हो गया यूनियन का। दूसरा अर्थ क्या है यूनियन का? दूसरा यूनियन कहता है कि किसी भी राज्य को संघ से, यानी कि भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य को, किसी भी राज्य को, ये जो हमारा भारत संघ है उससे किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए भारत को क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरल क्या होता है? फेडरल इसका उल्टा होता है। फेडरल क्या होता है? जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका का निर्माण राज्यों के मध्य समझौते के द्वारा हुआ है, इसलिए अमेरिका क्या है? एक फेडरल है। ठीक। और इसके साथ साथ अमेरिका के जो राज्य हैं वो अमेरिका से पृथक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट बनाया गया है जिसमें यह दोनों ही अधिकार नहीं दिए गए। इसीलिए भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट समझ में आया? इसके बाद एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत संघ में, भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना है, भारत के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है संघ। ठीक, भारत के क्षेत्र में संघ शामिल होगा। इसके बाद यूनियन टेरिटरी, संघ या राज्य। क्लियर? भारत का क्षेत्र किससे मिलकर बनेगा? भारत के राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी से। इसके साथ साथ ऐसे क्षेत्र जिनका भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा वो भी भारतीय क्षेत्र में शामिल है। क्लियर है? भारतीय क्षेत्र में कौन से शामिल हैं? जिनका भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। क्लियर? अधिग्रहण किया जाएगा। इतना समझ में आया? एग्जाम में आपसे पूछा गया था भारत के संघ क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत होता है या भारत के क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत होता है। अब आपको ध्यान रखना है, भारत के संघ क्षेत्र में केवल और केवल राज्य आते हैं, लेकिन भारत के क्षेत्र में राज्य, यूनियन टेरिटरीज और ऐसे क्षेत्र जो भारत भविष्य में अधिग्रहित करेगा वो सब आते हैं। इसीलिए भारत का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, भारत का संघ क्षेत्र कम विस्तृत है। क्लियर? एग्जाम में आपसे पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर दिया। तो आई होप आपको आर्टिकल नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। आर्टिकल नंबर 1 संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें हमारे भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 क्लियर। सेकंड आता है आर्टिकल नंबर 2। सेकंड आता है हमारा आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है नए राज्यों का भारत में प्रवेश। अब आर्टिकल नंबर 2 और 3 में यहाँ पर अंतर है। ठीक, आर्टिकल नंबर 2 प्रावधान करता है नए राज्यों का भारत में प्रवेश, यानी कि ऐसे राज्य जो पहले से बने हुए हैं लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? आर्टिकल 2 के अंतर्गत, अगर भारत उन्हें शामिल करता है। ठीक है, या फिर इसको आसान भाषा में हम लिख सकते हैं, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 2 से। विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। किस में मिलाना? भारत में मिलाना। किसवा आर्टिकल के तहत आएगा? आर्टिकल नंबर 2। क्लियर? अब एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 2।
और नए राज्यों का प्रवेश किस में आता है, आर्टिकल नंबर 2। क्लियर। विदेशी, इसका एग्जाम्पल सिक्किम, जिसको हमने 36वें संविधान संशोधन द्वारा 36 संविधान संशोधन अमेंडमेंट द्वारा 1975 में भारत में मिलाया। क्लियर। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष, 1975 में। इससे पहले एक संशोधन और आप ध्यान रखेंगे, नोट करके लिखेंगे, 35वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में, 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। क्लियर। सह राज्य क्या बनाया गया था, सह राज्य। फिर उसके बाद 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर। और सिक्किम हमारा कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। ठीक, 22वां राज्य बना। तो आर्टिकल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आया। आर्टिकल नंबर 2 विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने से संबंधित है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 प्रावधान करता है नए राज्यों का निर्माण। ठीक है। अब यहाँ पर किसका फर्क है, नए राज्यों का भारत में प्रवेश का अंतर है। और आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, कई बार हम एग्जाम में यहाँ तक पढ़ते हैं और अपना आंसर टिक कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। नए राज्यों का प्रवेश कह रहा है या नए राज्यों का गठन कह रहा है। नए राज्यों का प्रवेश है तो आर्टिकल नंबर 2, और नए राज्यों का गठन है तो आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण। अब नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। अब वो परिवर्तन कैसा भी हो सकता है, हम किसी राज्य की सीमा को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। किसी भी राज्य की सीमा को घटाना भी और इसके साथ साथ बढ़ाना भी। ठीक है। घटाना भी और बढ़ाना भी। नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना। ठीक है। सीमा परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाना या एक राज्य को अलग अलग करके 2 भागों में तोड़ देना, मिलाना या बांटना। ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, जो भी राज्य में परिवर्तन किया जाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। क्लियर। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब आपको ध्यान रखना है, नए राज्यों का निर्माण जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। कौन करेगी, संसद करेगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं है, यानी कि संसद को अधिकार है कि वो नए राज्यों का निर्माण करे, वर्तमान राज्यों में कोई भी परिवर्तन करे, उनकी सीमा में परिवर्तन करे, नाम में परिवर्तन करे, ये उस राज्य की अनुमति के बिना किया जाएगा। ठीक है। तो राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसमें राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, जब भी संसद इस तरह का कोई भी विधेयक लाती है तो इस तरह का परिवर्तन यानी राज्य के परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में जब भी लाया जाता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किया जाएगा और संसद इसको साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, जो भी पॉइंट लिखवा रही हूँ इंपॉर्टेंट है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। साधारण बहुमत द्वारा। इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, भले ही आप उस राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है और इसके साथ साथ साधारण बहुमत द्वारा संसद को अधिकार है कि वो राज्य की सीमा में कोई भी परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो आर्टिकल नंबर 3 में जो जो प्रावधान दिए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आए। आर्टिकल नंबर 3 क्लियर।
आर्टिकल नंबर 4 इसी के आगे का प्रावधान करता है। आर्टिकल नंबर 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक है। अनुच्छेद 2 यानी विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, और आर्टिकल नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन के जो भी विधेयक लाए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के बाहर होंगे। आर्टिकल 368 के बाहर होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? बाहर होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? आर्टिकल 368 के बाहर होंगे। आर्टिकल 368 विशेष प्रावधानों का व्याख्या करता है, यानी कि विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। संशोधन की विशेष प्रक्रिया किस में दी गई है? आर्टिकल 368 में। तो अनुच्छेद 2 अगर हम साधारण भाषा में समझें तो ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 के तहत विदेशी राज्यों को मिलाया जाएगा, और आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो परिवर्तन किया जाएगा वो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा, साधारण प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, ना कि विशेष प्रक्रिया द्वारा। क्लियर? यानी कि राज्यों में परिवर्तन साधारण प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, साधारण प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, ठीक। विशेष प्रक्रिया किस में दी गई है? आर्टिकल 368 में। ये दोनों ही संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर हैं। क्लियर? ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 4। अब आपसे एग्जाम में यहाँ पर घुमाने वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 4 के तहत संसद को साधारण बहुमत के तहत इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो किसी राज्य को समाप्त कर दे या भारत के कोई भी क्षेत्र विदेशों को दे दे। क्लियर? जो हमने आर्टिकल 2 और 3 में पढ़ा। तो इसका आंसर होगा 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी केस में एक निर्णय में बताया बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास साधारण बहुमत के तहत, मेंशन माय वर्ड, संसद के पास साधारण बहुमत के तहत इतनी शक्ति नहीं है कि वो राज्य की सीमा को किसी राज्य को समाप्त कर दे या कोई भी भारत का क्षेत्र विदेशों को दे दे। संसद के पास शक्ति है लेकिन साधारण बहुमत के तहत नहीं है, विशेष बहुमत की प्रक्रिया द्वारा इसको किया जा सकता है। क्लियर? तो साधारण बहुमत के तहत, साधारण बहुमत या साधारण प्रक्रिया द्वारा राज्य की सीमा या राज्य की समाप्ति राज्य को समाप्त करना हो या भारत के क्षेत्र को विदेशों को देना हो। ठीक है? विदेशों को देना, ये दोनों ही साधारण प्रक्रिया के बाहर हैं। ठीक है? साधारण प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है? समझ में आया? 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस के अंतर्गत कहा कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो किसी राज्य को समाप्त कर सकती है और कोई भी भारत के क्षेत्र विदेशों को दे सकती है, लेकिन यह साधारण प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा? यानी विशेष प्रक्रिया द्वारा। आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि राज्य में परिवर्तन करना साधारण बहुमत के तहत संसद का अधिकार क्षेत्र है, इस प्रकार संसद राज्य को समाप्त कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि साधारण संसद के पास अधिकार है कि वो राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन साधारण प्रक्रिया के तहत नहीं करेगी। आर्टिकल 368 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? तो आपके आर्टिकल 1, 2, 3, 4
4 तक आज हमने कंप्लीट किया। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 चारों समझ में आए। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 2 कहता है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, आर्टिकल नंबर 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, आर्टिकल नंबर 4 कहता है आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो साधारण बहुमत द्वारा किए जाएंगे। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि संसद के पास अधिकार है कि वो राज्यों को समाप्त कर सकती है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। कैसा? विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, अविभाजित संघ। क्लियर? क्योंकि भारत के राज्य कैसे हैं, विभाजित हैं और उनको समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन संघ को, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए संघ जो है वो अविभाजित है लेकिन राज्यों को विभाजित किया जा सकता है। तो भारत को क्या कहा जाता है, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। क्लियर है, समझ में आया? और वहीं अमेरिका को क्या कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में कंपैरेटिव भी पूछता है, ठीक है। अमेरिका को क्या कहा जाता है, अमेरिका को ठीक इसका उल्टा विभाजित राज्यों का विभाजित संघ। क्यों? क्योंकि उसके राज्य अलग तो है नहीं, लेकिन उनको संघ से अलग होने का भी अधिकार है, यानी कि उनका जो संघ है वो भी टूट सकता है। तो इसीलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है, विभाजित राज्यों का विभाजित संघ। इसके साथ आप एक चीज़ और यहाँ पर नोट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वह राज्य को समाप्त कर सकता है, इसीलिए भारत राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की जो जिम्मेदारी है वो नहीं लेता। क्लियर है? क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या भारतीय संविधान राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देता है, तो नहीं है, क्योंकि राज्य को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर? कभी कभार इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। वो कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस, कि लाइंस के अंदर क्या लिखा है उसका मूल निकाल के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर आपको समझ में आया आर्टिकल 1, 2, 3, 4। अब इसको एक बार अपनी PDF से अच्छे से समझेंगे। नोट्स आपके प्रिपेयर हैं, जो मैंने लिखा है वही नोट्स में मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। आप लोग नोट्स ले सकते हैं ताकि आपका टाइम भी इससे बच जाएगा। क्लियर? हमारा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं इसके क्षेत्र, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल नंबर 1 बताया। आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये किस चीज़ का वर्णन करता है, एक तो देश का नाम। आर्टिकल नंबर 1 हमें क्या बताता है, हमारे देश का नाम भारत या इंडिया। क्लियर? इसके साथ साथ राज्य पद्धति का प्रकार, राज्य पद्धति का प्रकार यानी कि हमारी जो राज्य पद्धति है, शासन पद्धति है, वो किस प्रकार की है, वो संघीय है। कैसी है? संघीय है, यानी कि हमारे देश में राज्यों और संघ दोनों के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, ठीक है। संघीय प्रणाली है। यूनियन के अर्थ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। भारतीय राज्यों के बीच समझौता नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है कि भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, राज्यों के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 2। संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा और निर्बंध ऐसी शर्तों पर जो वो ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। इसमें संसद को 2 शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, नए राज्यों का गठन करना। ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में हैं लेकिन भारत संघ का हिस्सा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया सिक्किम का, सिक्किम पहले से अस्तित्व में था लेकिन भारत संघ का हिस्सा नहीं था, जिसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद नंबर 3, जिसमें राज्यों में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाना या उनको बांट देना, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है, राज्य क्षेत्र को अलग करना,
किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, और ये सभी परिवर्तन बिना राज्य की अनुमति के किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 3 2 शर्तें भी लागू करता है। क्या मैंने आपको बताया कि उपरोक्त परिवर्तन संबंधित कोई भी अध्यादेश या विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे संबंधित विधायिका में भेज सकते हैं। यानी जिस भी राज्य के में परिवर्तन किया जा रहा है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को विचार के लिए उस राज्य की विधानसभा में भेज सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति या संसद उस विधानसभा द्वारा दिए गए विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 3 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य में भेज सकते हैं विधेयक को उनकी सलाह के लिए, लेकिन उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्यता नहीं। क्लियर? राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति किसी राज्य में उसके, ये जो मैंने अभी आपको बताया, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। इसी को पूरा डीप में लिखा गया है। ये मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य, हाँ ये एक पॉइंट रह गया था कि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी सीमा निर्धारण संबंधित विवाद होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यपालिका द्वारा निपटान का मामला है, कार्यपालिका इसको स्वयं निपटान कर सकती है। एग्जाम में पूछा गया था कि साधारण सीमा विवाद या सीमा विवाद से संबंधित, सीमा निर्धारण से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? कार्यपालिका, और इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? इसके साथ आपका चैप्टर हो गया ये वाला कंप्लीट। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमने कंप्लीट किए। अब अगले लेक्चर में हम इससे आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम राज्यों के पुनर्गठन को पढ़ेंगे। किस प्रकार वर्तमान राज्यों का जो ढांचा है हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना है, रिविज़न करना है। थैंक यू सो मच।